Hello, future officers. Welcome to Decoded. I hope all of you are doing very well and your studies are going great. So, this video is about Environment Test 2 discussion. This test was provided in the Telegram channel of Decoded. If you have not downloaded the test paper, you can download it from the link of Telegram channel which is provided in the description of this video. So what we have done is कि जो PYQ के themes हैं environment के यूपीएससी के उसको हमने करंट के रेफरेंस में उनको लिंक किया है और क्वेश्चंस बनाए हैं क्योंकि यूपीएससी खुद भी ऐसे ही क्वेश्चंस बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी की एक थीम है वेटलैंड, तो वेटलैंड अगर कोई भी न्यूज़ में रहता है तो उसके रिस्पेक्ट में वो क्वेश्चन बनाता है। सो इन दैट सेंस taking those examples, we have created some questions linking the PYQ and current affairs. Okay, let's start solving those questions now. The first question goes like, with the reference to wetland accredited city, consider the following statement. एनवायरमेंट में ना वो क्या करता है कि जो अगर इंटरनेशनली कोई नई चीज आई है जो रेगुलरली आपके रीडिंग में नहीं रहती उसको पिकअप करता है वो, और अगर वो पीवाईक्यू की थीम से रिलेटेड है या मिलती जुलती है तो उसको जरूर पूछेगा। तो वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज पूछ सकता है, जैसे कि वो पहले भी पूछ चुका है, वो ग्रीन सिटीज के वर्ल्ड ग्रीन सिटीज प्रोग्राम के बारे में पूछ चुका है एक बारी। तो वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज के बारे में पूछ सकता है। तो शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया, क्योंकि वेटलैंड एक थीम है और रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि इंदौर और उदयपुर को ना ऐड किया गया वेटलैंड एग्रीडेड सिटीज के लिए। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। विद रेफरेंस टू वेटलैंड एग्रीडेड सिटीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ वॉलंटरी एक्रेडिटेशन सिस्टम अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा है। Recently, Indore and Jaipur became the first two Indian cities to make it to the global list of 31 accredited wetland cities। नहीं, जयपुर नहीं है, उदयपुर है। ठीक है, अब देखिए वो यूपीएससी जो है ना वो रॉन्ग स्टेटमेंट वहां से बनाने की कोशिश करता है जहां पे उसको रॉन्ग बनाना आसान है। जैसे जयपुर को राजस्थान की किसी और सिटी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ऐसे। The cities listed under wetland accredited cities need to follow 5 criteria। नहीं, 5 criteria नहीं है, उसके 6 criteria हैं। ठीक है, उन क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे अभी। The concept of wetland accredited cities was approved in COP 12 of Ramsar Convention at Uruguay। ये बिल्कुल ठीक है, ये याद रखिएगा कि COP 12 जो हुआ था रामसर कन्वेंशन का, उसके अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था। अब वेटलैंड सिटीज एक्रेडिटेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें ये है कि कुछ जो सिटीज हैं वो अपनी जो वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ स्टेप्स लेती हैं। तो वो फिर सिटीज जो है ना वॉलंटरली अपने आप को उसमें नॉमिनेट करवा सकती हैं, और अगर वो सिटीज जो वेटलैंड एक्रेडिटेशन प्रोग्राम के अंदर जो 6 क्राइटेरिया है उनको फॉलो कर रही होंगी तो वो सिटीज उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो रिसेंटली इंडिया की जो इंदौर है और उदयपुर है उन्होंने इस क्राइटेरिया को फॉलो किया है, तो वो ऐड हो गई है 31 ग्लोबल सिटीज अंडर रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। ठीक है, ये वॉलंटरी एक्रेडिटेशन होता है, मतलब कि आप सिटीज आप खुद ये क्राइटेरिया को फॉलो करके उसमें अपने आप को नॉमिनेट करा सकते हो। ठीक है, ये रामसर कन्वेंशन के अंडर है वेटलैंड एक्रेडिटेशन सिटीज, ये वेटलैंड ये रामसर कन्वेंशन के अंडर है। ठीक है, वैलिड होता है 6 ईयर के लिए। अगर आपकी सिटी को एक बार मिल गया ये टैग तो 6 ईयर के लिए वैलिड होगा, और 6 क्राइटेरिया आपको फॉलो करने हैं वो करवाने के लिए। ठीक है, ये आया कहाँ से था, ये उरुग्वे में जो COP 12 रामसर कन्वेंशन हुआ था 2015 में, ये वहां से आया है। ठीक है, ये प्रमोट करता है कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड एंड हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमृत धरोहर। जो अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे, जो इंडियन गवर्नमेंट का अमृत धरोहर प्रोग्राम है ये उसको भी इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है हमारी। तो इसके 6 क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, पहली बात तो जो सिटी है उसकी जुरिडिक्शन में होनी चाहिए रामसर साइट। ठीक है, फिर उसके बाद वो सिटी जो है वेटलैंड को कंजर्व वेटलैंड कंजर्वेशन पे ध्यान देनी चाहिए, और इकोसिस्टम सर्विसेज जो वेटलैंड प्रोवाइड करती है उसको प्रोटेक्ट करनी चाहिए। इकोसिस्टम सर्विस होता है, जैसे वेटलैंड आपकी क्या प्रोवाइड कर सकती है, आपकी फिशरीज प्रोवाइड कर सकती है। वेटलैंड आपका क्या कर सकता है, कार्बन सिंक की तरह काम कर सकता है। ठीक है, वो इकोसिस्टम सर्विस है उसकी। इम्प्लीमेंटेड वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट रिसोर्सेज, मतलब जो वेटलैंड है उसको अच्छे से मैनेजमेंट करना। इंटीग्रेट वेटलैंड प्लानिंग इनटू अर्बन प्लानिंग, जो अर्बन प्लानिंग है उसके अंदर वेटलैंड की प्लानिंग को भी इंक्लूड करना। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस एंड लोकल पार्टिसिपेशन, मतलब कि जो पब्लिक है उस सिटीज की उसको अवेयर करवाना किसके लिए, वेटलैंड के बारे में, और लोकल पार्टिसिपेशन करना वेटलैंड कंजर्वेशन में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल कमिटी फॉर वेटलैंड मैनेजमेंट, मतलब कि जो है आपको लोकल कमिटीज बनानी है वेटलैंड को मैनेज करने के लिए। ये इसके 6 क्राइटेरिया हैं। अब देखिए ये एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदौर के अंदर जो वेटलैंड है उसका नाम है सिरपुर लेक।
ठीक है, ये रामसर साइट है। और उदयपुर में है लेक पिचोला, फतेह सागर, राणा सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है, तो आप इनको याद कर सकते हो क्योंकि इनके रिस्पेक्ट में वेटलैंड आई है ना, तो कभी कभी उन सिटीज को भी पूछ लेता है वो कि उस सिटी में कौन सी वेटलैंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए, एक ना यूपीएससी की थीम है नेशनल रजिस्ट्रेशन के बारे में, और उसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर कंजर्वेशन एक्ट, पोल्यूशन एक्ट, ये सब पूछता रहता है वो। अब तो रिसेंटली क्या हुआ है अभी कि कम्युनिटी और इंडिविजुअल राइट प्रोवाइड करे गए हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर, किस किस को? अ, नगरउट्टू वन, नगरउट्टू टू एंड चिन्नरपट्टी ट्राइब्स को, जो कि रहती हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में तमिलनाडु में। तो इन ट्राइब्स के बारे में पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि रिसेंटली किन किन ट्राइब्स को मिला है। तो नगरउट्टू वन, नगरउट्टू टू और चिन्नरपट्टी चिन्नरपट्टी ट्राइब्स को अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के लिए। ठीक है, अगर कोई भी गलती हो जाती है हमसे प्रोनाउंस करने में इन ट्राइब्स को, और इन ट्राइब्स से रिलेटेड अगर कोई भी इसको वीडियो को देख रहा है तो प्लीज उसके लिए हमें माफ कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सबके हर जगह पे इंडिया में अलग अलग डायलेक्ट होता है बोलने का, तो वी माइट बी रॉन्ग, सो प्लीज बेयर विद दैट। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन को। विद रेफरेंस टू द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द फाइनल अप्रूवल फॉर द फॉरेस्ट राइट्स लाइज विद डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी। ये बिल्कुल ठीक बात है, जो फाइनल अप्रूवल मिलता है ना फॉरेस्ट राइट एक्ट का, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी की तरफ से मिलता है। Recently, community rights and individual rights were granted to Nagaruttu one tribe, Nagaruttu one tribe of Andhra Pradesh। नहीं, तमिलनाडु की Nagaruttu one tribe को, Nagaruttu one tribe, Nagaruttu two tribe and Chinnarpatti tribe, इन तीन को मिला है। The district level committee is set up by the central government under Forest Right Act। नहीं, district level committee स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है। ठीक है, द फॉरेस्ट राइट एक्ट रिकॉग्नाइज ओनली कम्युनिटी राइट्स और नॉट इंडिविजुअल राइट्स। नहीं, ये दोनों को रिकॉग्नाइज करता है, कम्युनिटी राइट्स को भी रिकॉग्नाइज करता है और इंडिविजुअल राइट्स को भी। ठीक है, अब इतना हो गया है, तो अब हम बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है। एक तो ये ट्राइब इंपॉर्टेंट हो गई, फॉरेस्ट राइट एक्ट इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट हो गया, तो हम इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को, ये आपका इंडिविजुअल राइट्स को भी रिकॉग्नाइज करता है और कम्युनिटी राइट्स को भी। कम्युनिटी राइट्स में क्या क्या आता है? ग्रेजिंग आता है, फिशिंग आता है, वाटर बॉडीज को एक्सेसिबिलिटी आती है, और आईपीआर और ट्रेडिशनल नॉलेज। जो अगर उस कम्युनिटी कोई पहले से वो कम्युनिटी कोई मेडिसिन का यूज कर रही थी या कुछ ऐसी चीज को यूज कर रही थी जिसको हमने ले लिया है और हम डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, और उसका कोई हमने, समझ लीजिए आपने उसको कमर्शियल यूज कर लिया, तो हम जो उससे बेनिफिट अराइज होगा वो उस कम्युनिटी के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज और कस्टमरी राइट्स। ठीक है, एलिजिबिलिटी, पर्सन और कम्युनिटी दैट फॉर एटलीस्ट 3 जनरेशन बिफोर 13 दिसंबर 2005 लिव्ड इन द फॉरेस्ट। ये उन्हीं लोगों को और कम्युनिटी को मिलता है फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर, जो इंडिविजुअल कम्युनिटी राइट है उन्हीं को मिलता है, जो जो कि लोग और कम्युनिटी एटलीस्ट 3 जनरेशन तक बिफोर 13 दिसंबर 2005 तक रहे हैं उन फॉरेस्ट में। ठीक है, और एक क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के बारे में भी, कंजर्वेशन के बारे में भी बात करता है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। अब देखिए, अब ये राइट मिलता कैसे है? सबसे पहले ग्राम सभा जो है ना, वो बताती है कि ये राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो रेजोल्यूशन ग्राम सभा से स्टार्ट होता है। फिर वो जो ग्राम रेजोल्यूशन है वो ग्राम सभा से जाता है सब डिवीजन लेवल कमिटी। जो कौन सेटअप करता है सब डिवीजन लेवल कमिटी को? स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है। फिर उसके बाद वो जो ग्राम सभा का रेजोल्यूशन है, ये कमेटी उसको एग्जामिन करती है। फिर आगे चलते हैं, फिर उसके बाद वो पास होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के पास, जो कि स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है, और ये इसको फाइनल अप्रूवल देती है। तो पहले ग्राम सभा में जाएगा, फिर सब डिवीजन लेवल की कमेटी में जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की डिवीजन की कमेटी में जाएगा, और ये फाइनल अप्रूवल देगी। अब देखो, फॉरेस्ट राइट एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट का क्या क्या रोल है? पहली बात तो ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और ये सेटअप करती है स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन लेवल की कमिटीज को। तो रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट यहां तक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे जाकर। अभी हमने देखा था कि ये ट्राइब्स कहाँ की हैं? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की। तो अब ये फॉरेस्ट राइट एक्ट को ना पूछ के थोड़ा और अंदर घुस जाए अगर, तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को पूछ सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अन्नामलाई फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं इसकी टाइगर है, टाइगर मिलते हैं इसमें, एलिफेंट भी मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है लायन टेल मकैक और नीलगिरी थार, क्योंकि ये ना, लायन टेल मकैक और नीलगिरी थार जो है, ये एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स में, और अन्नामलाई फॉरेस्ट जो है वो वेस्टर्न घाट्स में ही लोकेटेड है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, इसलिए
उसमें गौर भी मिलता है। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा, जैसे कि अब ये क्या करता है यूपीएससी, की हैबिट है कि अगर कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व या कुछ भी है तो उसको डायरेक्टली ना पूछ के उसके रिवर्स पूछ लेता है, उसके एनिमल्स पूछ लेता है इंपॉर्टेंट। तो हमने इंपॉर्टेंट एनिमल्स के बारे में तो बात कर ली। हम लायन टेल मकैक और नीलगिरी थार को पहले से डिस्कस कर चुके हैं इससे पहली वाली वीडियो में, जो पार्ट 1 है इसका। ठीक है। अब देखिए, फिर इसमें रिवर्स कौन कौन सी हैं। अलियार रिवर है, ऊपर रिवर है, और निरार रिवर है। ठीक है, ये रिवर्स हैं। और इसमें वलपराई वाटरफॉल्स भी है। वलपराई वाटरफॉल्स है। अलियार, ऊपर और निरार तो रिवर है, और वलपराई वाटरफॉल है। रिजर्वायर कौन सा है? परम्बिकुलम है, अलियार है, थिरुमूर्ति है, कोडम्बरई है, शोलियार है, और अमरावती डैम है। ठीक है। वेजिटेशन कौन सी है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल है। शोला फॉरेस्ट ग्रासलैंड है इसके अंदर, और डेक्कन थॉर्न सब फॉरेस्ट। ये वेजिटेशन भी पूछ लेता है। अब लोकेशन के बारे में पूछ लेता है कि कौन से वाले और किसी टाइगर रिजर्व या वाइल्ड सेंचुरी से अगर ये बाउंड्री शेयर कर रहा होगा, या किसी स्टेट के बारे में, उससे पूछ लेता है। अब इसमें लोकेशन है, ये सर्दर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, जैसे कि वेस्टर्न घाट जो है उसका जो सर्दर्न साइड है वहां लाई करता है ये। ठीक है। और ईस्ट में लाई करता है किसके? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के। और साउथ वेस्ट में लाई करता है रविकुलम नेशनल पार्क और चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना ही खत्म होता है। इस पीडीएफ को आपको वहां भी अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो पॉल्यूशन को के इश्यूज को सॉल्व कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग के इशू को सॉल्व कर रही है, तो वो जरूर यूपीएससी पूछता है। तो इसका पीवाईक्यू इसलिए पूछा गया है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है। तो नई टेक्नोलॉजी एक पीवाईक्यू थीम है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि डायमंड डस्ट जो है उसको फाइंड आउट किया गया कि एक पोटेंशियल सॉल्यूशन है प्लैनेट को कूल करने के लिए। ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, डायमंड डस्ट को अगर हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है कि ये ना जो सनलाइट आ रही होती है ऊपर से, उसको वापस रिफ्लेक्ट बैक करता है। इससे ना एनवायरनमेंट कूल हो जाता है आपको। ठीक है, ये और कुछ नहीं है। बात करते हैं विद रेफरेंस टू एप्लीकेशन, टू द एप्लीकेशन ऑफ जियो इंजीनियरिंग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डायमंड डस्ट कैन बी यूज टू कूल द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल ठीक बात है। एडिशन ऑफ आयरन टू द ओशन कैन हेल्प कैप्चर मोर कार्बन डाइऑक्साइड बाय ओशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। सल्फेट एरोसोल कैन हेल्प कूल द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल ठीक है। स्प्रेइंग सॉल्ट ऑन क्लाउड्स कैन हेल्प कूल द एटमॉस्फेयर, भी ठीक है। तो इसमें डी आएगा, 1 2 3 4। जनरली जो एप्लीकेशन के बारे में आता है ना, या तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट की किसी एप्लीकेशन के बारे में आता है, तो जनरली आपके सारे ऑप्शन सही होते हैं। इसलिए इसको ऐसा क्वेश्चन को बनाया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, कि डायमंड डस्ट कैन बी यूज टू कूल द एटमॉस्फेयर। अब ये कैसे होगा? अब ये क्या करता है, डायमंड डस्ट की रिफ्लेक्ट करता है लाइट को बैक और हीट को इफेक्टिवली। ठीक है। अब इसके फायदे ये हैं कि जैसे आपने एनवायरनमेंट में ये डाल दिया, तो जो सनलाइट ऊपर से आ रही है जो इस प्लैनेट को हॉट कर देती, वो इसको वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ठीक है। और फर्दर ये ना केमिकली इनर्ट होता है, तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर किसी भी चीज से रिएक्ट भी नहीं करता। यही सेम फंक्शन ना आपका SO2 भी कर देती है, कि जो ऊपर से एनवायरनमेंट मतलब सनलाइट आ रही होती है, मतलब यूनिवर्स से जो सनलाइट अर्थ पे पड़ रही होती है, उसको SO2 भी रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। पर SO2 की वजह से क्या होता है, एसिड रेन बन जाती है। पर डायमंड डस्ट से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये इसलिए SO2 से ज्यादा बेटर है। SO2 और डायमंड डस्ट का कंपैरिजन भी पूछ सकता है वो क्वेश्चन। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जो हम आयरन को ऐड कर रहे हैं ना ओशन के अंदर, उसको बोलते हैं ओशन फर्टिलाइजेशन। इससे होता क्या है कि आयरन क्या है, न्यूट्रिएंट है। आयरन की जगह और भी न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। अब फाइटोप्लैंक्टन जो हैं वो ओशन के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। जब ये ओशन के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है ना, तो ये क्या करते हैं, जैसे कि लैंड के ऊपर प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट है, तो प्लांट क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो ऐसे ही फाइटोप्लैंक्टन भी एनवायरनमेंट की CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जैसे ही आप आयरन को डालोगे ओशन के अंदर, तो फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ बढ़ जाएगी, तो वो ज्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे और कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट कर लेंगे अंदर ओशन के अंदर। ठीक है। अब आगे चलते हैं। सल्फेट एरोसोल्स कैन हेल्प कूल द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल ठीक है। अगर सल्फेट एरोसोल्स को ना आप स्ट्रेटोस्फेयर में डालोगे, तो इनकमिंग जो रेडिएशन है उसको वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, तो उससे वो एटमॉस्फेयर को कूल करता है। स्प्रिंग सॉल्ट एंड क्लाउड्स कैन हेल्प कूल द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल ठीक है। सॉल्ट, अगर आप मरीन क्लाउड्स है ना, जो जो मतलब सी सरफेस के ऊपर क्लाउड होते हैं, उनके ऊपर अगर आप सॉल्ट डालोगे तो उनकी ब्राइटनेस भर जाती है। ठीक है। फिर वो क्या करता है, इससे कि जो सनलाइट आती है उसको वापस रिफ्लेक्ट बैक करता है और इससे एटमॉस्फेयर कूल हो जाता है।
अब हम बात करेंगे जियो इंजीनियरिंग क्या है, या इसको क्लाइमेट इंजीनियरिंग भी बोलते हैं और जियो इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। ये जनरली ये नहीं पूछेगा कि जियो इंजीनियरिंग क्या है, इसकी एप्लीकेशन नहीं पूछेगा ये। ठीक है, तो जियो इंजीनियरिंग क्या होती है, कुछ नहीं कि आप जो है इंजीनियरिंग का जो यूज है वो करें ज्योग्राफी के अंदर, और कोई जो प्रॉब्लम आ रही है ज्योग्राफी के अंदर, जैसे कि क्लाइमेट चेंज की आ सकती है आपकी प्रॉब्लम, पोल्यूशन की आ सकती है, तो इंजीनियरिंग को यूज करके आप उन पोल्यूशन को, उन एनवायरमेंट, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको जियो इंजीनियरिंग कहेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, ग्राउंड वाटर अपने आप में एक पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अभी एनुअल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट आई है, तो ये पूछ सकता है रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा है, या रिपोर्ट कौन निकालता है, ऐसी चीजें पूछता है। Recently, annual groundwater report was released. Which of the following is correct in respect of the report? The report was conducted by Central Groundwater Commission. Wrong. The report was conducted by Central Groundwater Board. बिल्कुल ठीक है. According to your report, India is just behind China in terms of groundwater usage. ये गलत है. इंडिया सबसे ज्यादा बड़ा यूजर है. इन इंडिया लेस देन 80% एक्सट्रैक्टेड ग्राउंड वाटर यूज फॉर एग्रीकल्चर. नहीं, 87%. अब आगे बात करते हैं, रिपोर्ट की फाइंडिंग्स की बात कर लो पहले ही। इंडिया इज द लार्जेस्ट, इस रिपोर्ट में दिया गया कि इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर एंड द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एरिया है ना इरिगेशन का ग्राउंड वाटर यूज करके, वो इंडिया में ही है। 87% जो ग्राउंड वाटर आपने निकाला वो एग्रीकल्चर में यूज होता है, और 11% डोमेस्टिक में। अब रिपोर्ट के हिसाब से तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, कि जितना ग्राउंड वाटर वापस से रिचार्ज हो जा रहा है, मतलब जो ग्राउंड वाटर आपने निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो खाली हो गया था, वो रिचार्ज कैपेसिटी बढ़ रही है आपकी, और जितना हम ग्राउंड वाटर पहले निकाल रहे थे उससे अब कम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये रिपोर्ट निकाली है आपकी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने। ठीक है, तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बारे में देख लेते हैं। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर काम करता है। ठीक है, ये फंक्शन करता है एज अ सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ठीक है, एक्सप्लोर और मॉनिटर करता है ग्राउंड वाटर को, रेगुलेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, अब हमने एक और चीज देखी, ग्राउंड वाटर कमीशन। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन है, ये टेक्निकल बॉडी है फॉर वाटरमैन, जितने भी वाटर के रिसोर्सेज है सबको मैनेज करने के लिए ये टेक्निकल बॉडी है। ठीक है, मैनेजमेंट में आता है, फ्लड आ जाएगा आपका, इरिगेशन आ जाएगा, नेविगेशन आ जाएगा, हाइड्रो पावर। देखो, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड तो है वो ग्राउंड वाटर से डील करता है सिर्फ, और सेंट्रल वाटर कमीशन ओवरऑल वाटर रिसोर्सेज से डील करती है। ठीक है, मेजर, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा अगर ये और डीप जाए तो पूछ सकता है कि जो ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेट किस किस वजह से हो रहा है। तो एक नाइट्रेट की कंटेमिनेशन है, NO3 की। ठीक है, जब आप आजकल के हम ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ ना इंडिया में, तो तब से आप बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर को यूज कर रहे हो। तो फर्टिलाइजर जब आप इतना ज्यादा यूज करते हो ना, तो उसकी लीचिंग हो जाती है ग्राउंड वाटर के अंदर। लीचिंग का मतलब कि जो फर्टिलाइजर है वो ग्राउंड वाटर में पहुंच जाता है। ठीक है, और वो फिर आपकी हेल्थ, क्योंकि जब आप फिर उस ग्राउंड वाटर को निकालोगे, वापस से निकालोगे, तो वो आपके वाटर बॉडी के सोर्स में आ गया, तो आप उस ग्राउंड वाटर को कंज्यूम कर रहे हो, और उन प्लांट्स में भी इरिगेशन के यूज कर रहे हो, तो वो नाइट्रेट आपके फूड चेन में पहुंच जाते हैं, और फिर वो आपको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर फ्लोराइड है, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका, आंध्र और तेलंगाना में फ्लोराइड कंटेमिनेशन है। फ्लोराइड कंटेमिनेशन नेचुरल भी हो सकती है और मैनमेड भी हो सकती है। फिर आर्सेनिक है, जो गंगा बेसिन में, ये जनरली आर्सेनिक जो कंटेमिनेशन है, या तो ये इंडस्ट्री की वजह से आती है, या फिर आप नेचुरल जो है इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर निकाल रहे हो, तो जो अर्थ के अंदर आर्सेनिक है वो आ सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि जो हिमालय है, जो उसके रॉक्स हैं, उसके अंदर भी आर्सेनिक प्रोड्यूस वो मिलता है। तो जब वो कि गंगा हिमालय से आ रही है, तो वो अपने साथ आर्सेनिक को कैरी कर सकती है, तो इसलिए उसमें आर्सेनिक मिलेगा। अब यूरेनियम है, राजस्थान में 42% केसेस है यूरेनियम कंटेमिनेशन के, और पंजाब में 30%। एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से यूरेनियम बाहर आता है। अब क्या है कि जो नीचे रॉक है ना, अर्थ का बेड है, उसमें यूरेनियम है। ठीक है, तो और उसके ऊपर ग्राउंड वाटर है। अब क्या होता है कि आप जब बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर को निकालते रहते हो, तो जो नीचे रॉक्स हैं वो वाइब्रेट करती हैं, तो जो वो वाइब्रेट करती हैं, तो उनमें से यूरेनियम आपका लीक हो जाता है वाटर के अंदर। जब वो वाटर के अंदर यूरेनियम लीक हो जा रहा है, तो फिर आप उस ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। जब उसको एक्सट्रैक्ट करोगे, तो वो यूरेनियम जो है आपके फूड चेन में या फिर आपके डेली यूसेज में पहुंच जाएगा, और फिर वो आपकी बॉडी में चले जाएगा, और वो तो रेडियो एक्टिव होता है, तो आपको कैंसर हो सकता है उससे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें इनिशिएटिव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए, ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन क्या है, ये लॉन्च हुआ था ड्यूरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2018 एट WEF, डावोस। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
के अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2018 में उसमें लॉन्च हुआ था ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करना, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट लैंड एंड ओशन इकोसिस्टम फ्रॉम प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी होता है कि आप जो है जो भी आपका प्लास्टिक का सामान था, आपने उसको, जैसे कि आपके पास वो प्लास्टिक का सामान आया, तो आपने एक बार इसको इस्तेमाल कर लिया, फिर आप उसको रिसाइकिल कर रहे हो, फिर रीयूज कर रहे हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि सर्कुलर इकोनॉमी ऐसे चलती है जैसे कि आपने, आपके पास पहली बार ही आया सामान, ठीक है, फिर फर्स्ट टाइम आया आपके पास, फिर फर्स्ट टाइम के बाद आप क्या करते हो, उसको रिसाइकिल कर सकते हो फिर, ठीक है, रिसाइकिल करने के बाद आप उसको फिर से इस्तेमाल करते हो, री यूज कर रहे हो, ठीक है, और फिर ये प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे चलता रहता है प्रोसेस सर्कुलर इकोनॉमी में ना, कि प्लास्टिक को आप एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ते हो, बल्कि उसको दोबारा दोबारा इस्तेमाल करते रहते हो, तो ये सर्कुलर इकोनॉमी है। ठीक है, जहाँ पर आप प्लास्टिक को ऐसे ही एटमॉस्फेयर में, ओशन में नहीं छोड़ जाने देते, आप उसको फिर से यूज करते हो। जैसे आपके पास एक पॉलिथीन बैग था, तो आप उसको बार बार, आप उसको डिस्पोज ऑफ करने की बजाय आप उसको फिर से यूज कर लेते हो। ठीक है, जैसे आपके पास बॉटल थी, तो आप बॉटल को फेंकने की बजाय आप क्या कर रहे हो कि आपने बॉटल को आधा काट लिया और आप उसमें प्लांट्स उगा देते हो। ठीक है, ऐसे कुछ, मतलब ये रीयूज हो जाएगा आपका। या फिर रिसाइकलिंग करके उस बॉटल को आप उससे जीन्स बना सकते हो, ठीक है, उससे आप पेपर बना सकते हो, अलग अलग चीजें बना सकते हो। ठीक है, ये है। तो इंडिया के अंदर इसका मेंबर है ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप का महाराष्ट्र का इंडियन स्टेट का इंडिया का महाराष्ट्र स्टेट, सॉरी। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई भी आपके पास नई टाइप की स्पीशीज जो है ना, वो आपकी न्यूज में रहती है, तो ये पूछने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, और अगर ये स्पीशी किसी बटरफ्लाई की है या फंगस की है, इंसेक्ट की है, तो और ज्यादा चांस है पूछने के। तो पीवाईक्यू की थीम है कि कोई नई स्पीशीज मिली है पहली बार इंडिया में, तो उसको जरूर पूछेगा वो। तो अभी नई स्पीशीज एक बटरफ्लाई की मिली है करंट में, तो इसका नाम है, रिसेंटली स्पीशीज नेम्ड नेप्टिस फिलियारा। नेप्टिस फिलियारा वाज इन न्यूज, इज अ टाइप ऑफ बटरफ्लाई है ये। नेप्टिस फिलियारा क्या है? बटरफ्लाई है। अगर ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आएगा तो ऐसे, ये क्या है, इसके जो नई स्पीशीज फाइंड होती है ना, उसकी जनरली ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछता है। जो पुरानी स्पीशीज पहले से इसने पूछ रखी है, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स से जाता है ये। ठीक है, ये डिस्कवर हुई है इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, कहाँ पर डिस्कवर हुई है? ये हुई है टेल वैली सेंचुरी, अरुणाचल प्रदेश में। तो अब अगर ये बटरफ्लाई पे पहुंच गया आपके पास कि इसका नेप्टिस फिलियारा, अब ये ना पूछ के, क्योंकि ये पूछ मिली आपको टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो आपसे ये पूछ सकता है कि रिसेंटली टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज इन न्यूज, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अरुणाचल दे देगा, मणिपुर, असम, मिजोरम। कोई भी नॉर्थ ईस्ट की अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है, या वेस्टर्न घाट में कोई डेवलपमेंट हो रही है एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो उसके क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है नेप्टिल फिलियारा का, याद रखिएगा। इसको और हम कहते हैं लॉन्ग स्ट्रीक सेलर, लॉन्ग स्ट्रीक सेलर भी कहते हैं इसको। ये ब्राउन ब्लैक कलर की होती है, और ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही मिलती है आपकी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपका है, अब देखो, आपने देखा होगा कि रिसेंटली अभी बहुत ज्यादा वनतारा जो जू है अनंत अंबानी का, उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन था न्यूज में। तो वनतारा डायरेक्टली नहीं पूछेगा वो आपसे, उसके अंदर अगर कोई एक ऐसा एनिमल दिखाया गया होगा जो बहुत ज्यादा यूनिक होगा, उसके बारे में पूछ सकता है ये। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। या फिर अगर किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ने उस जू को विजिट किया, और उस पर्सनैलिटी का इंटरेक्शन उस एनिमल के साथ हुआ होगा, तो आ सकते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने एक ओकापी नाम का एनिमल था उस वनतारा जू में, उसके साथ थोड़ा इंटरेक्शन किया था, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसकी पीवाईक्यू थीम है कि न्यू एनिमल इन न्यूज, और करंट में वनतारा जू में ओकापी। ठीक है, एन एनिमल कॉमनली रेफर्ड टू एज फॉरेस्ट जिराफ या जेब्रा जिराफ was recently in news, then which of the following is correct? This animal is endemic to India, ये आपका गलत है। This animal is endemic to रेन फॉरेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बिल्कुल ठीक है, ये कॉन्गो में मिलता है। सिर्फ एक ही ठीक है कि ये एनिमल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिलता है। याद रखिएगा, ओकापी कहाँ मिलता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। अब बात करते हैं ओकापी के बारे में। देखो भाई, ओकापी जो है ना, ओकापी ये एक क्या है आपका, इसको भी बोल, आप इसको फॉरेस्ट जिराफ भी कहते हैं, और जेब्रा जिराफ भी कहते हैं। ठीक है, ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है आईयूसीएन के अंडर। ठीक है, ये पूछ सकता है ऐसे। ये एक सॉलिटरी एनिमल है, मतलब ये अकेले रहना पसंद करता है, और ये बहुत शाय एनिमल है अपने आप में। ये डियूरनल एनिमल है। ठीक है,
ये अपनी रेंज को मार्क करता है, इसके ना पैरों के अंदर सेंट ग्लैंड्स होते हैं, तो उसको यूज करके अपने जो रेंज जहां पर ये रहता है उस टेरिटरी को मार्क करता है, ठीक है। जो इटूरी रेन फॉरेस्ट है ना डीआरसी में, सिर्फ वही मिलता है। ये इटूरी रेन फॉरेस्ट है जो डीआरसी में सिर्फ वही मिलता है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इटूरी रेन फॉरेस्ट में ही मिलता है ये, ठीक है। इसका जो ओनली लिविंग रिलेटिव है वो जिराफ है, ठीक है। ये सिर्फ डीआरसी में मिलता है, याद रखिएगा। ओनली मेल्स हैव हॉर्न, इसमें जो मेल है उसके हॉर्न होते हैं सिर्फ। पुअर आईसाइट होती है इसकी। देखो इस पे ना स्ट्राइप्स होती हैं, व्हाइट और ब्लैक। जो व्हाइट वाली स्ट्राइप्स है ना उसके हेयर बड़े होते हैं, और जो जो इसके ऊपर डार्क स्ट्राइप्स हैं उसके हेयर छोटे होते हैं, ठीक है। तो ओकापी के बारे में याद रखिएगा, ये सिर्फ डीआरसी में मिलता है। क्वेश्चन जनरली यही आने वाला है, मेरे को लगता है कि ओकापी कहाँ मिलता है। ये डीआरसी में मिलेगा सिर्फ, वो भी कहाँ पे, आपका इटूरी, इटूरी में, इटूरी रेन फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो, जैसे ना एक ये भी होता है कि अगर आईयूसीएन ने किसी नए एनिमल को जो इंडिया में मिलता है, या फिर कोई ऐसा प्लांट स्पीशीज या फिर कोई और ऐसी स्पीशीज जो इंडिया में मिलती है, उसकी कैटेगरी को चेंज किया, तो वो उसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर वो वेस्टर्न घाट या नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है तो उसके आने के चांस और बढ़ जाते हैं। तो अभी क्या हुआ है रिसेंटली कि नील करुंजी को ना वल्नरेबल स्टेटस दिया है आईयूसीएन ने, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। विद रेफरेंस टू द नील करुंजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इट हैज बीन कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय आईयूसीएन, गलत है। वल्नरेबल किया है, आईयूसीएन ने वल्नरेबल बोला है इसे। इट इज नोन टू ब्लूम एवरी 11 ईयर्स बिफोर इट डाइज, नहीं, ये ब्लूम करता है एवरी 2 ईयर्स। देखो इसकी एक खास बात ये है नील करुंजी की कि इसका एक ही एक ही रिप्रोडक्टिव साइकिल रहता है सिर्फ, उसके बाद ये मर जाता है। और वो 12 साल में आता है, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि 12 साल में आता है, और जब ये रिप्रोडक्शन होती है तभी ये फ्लावर खिलते हैं 12 साल के बाद, और उसके बाद ये प्लांट खत्म हो जाता है, फिर नया उगता है फिर से, ठीक है। इट इज अ श्रब, ये एक श्रब है, फाउंड मेनली इन शोला ग्रासलैंड। हाँ, जो शोला ग्रासलैंड है ना वेस्टर्न घाट के, ये वहीं पे मिलता है सिर्फ, और कहीं नहीं मिलता, ठीक है। शोला घासलैंड और वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट कहाँ कहाँ पे मिलता है। वेस्टर्न घाट में नीलगिरी, पालिनी और एराविकुलम में, और ईस्टर्न घाट में मिलता है शिवरा हिल्स में। तो ऐसे क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि नील करौंजी इज फाउंड ओनली इन वेस्टर्न घाट, या नील करौंजी इज फाउंड इन बोथ वेस्टर्न ईस्टर्न घाट। हाँ, तो दोनों में मिलता है। वेस्टर्न घाट में मिलता है नीलगिरी, पलानी और एराविकुलम में, और ईस्टर्न घाट में शिवरा हिल्स में, ठीक है। इट इज क्वाइट रेजिलियंट सर्व स्पीसीज दैट हैज नो थ्रेट बाय एनी इन्वेजिव स्पीसीज, नहीं ये गलत है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी ना अपने आप में, वैसे भी तो वैसे ही गलत हो जाएगी। इसकी इसको थ्रेट है, किस किस से थ्रेट है, आप इसको इन्वेजिव एलियन स्पीशीज से थ्रेट है, क्योंकि ये ना एंडेमिक है उस जगह का, और ये कहीं और सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है। और वेस्टर्न घाट वैसे भी बहुत अच्छी जगह है किसी भी और स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ऑप्टिमम कंडीशन है किसी भी स्पीशीज के सर्वाइव करने के लिए। तो जैसे कि जो इन्वेजिव स्पीशीज हैं यूकेलिप्टिस और ब्लैक वेटल, वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड करते हैं, तो वो इसके लिए खतरा है, ठीक है। जो नीलगिरी हिल्स माउंटेन्स है ना, वो इसी के नाम पे पड़े हैं नीलगिरी, क्योंकि ये नील ब्लू कलर का फ्लावर वहाँ खिलता है, इस वजह से इसका नाम नीलगिरी हिल्स है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूटेंट। देखो एनवायरमेंट पोल्यूटेंट जो है ना वो यूपीएससी के बहुत फेवरेट है। अगर कोई भी एनवायरमेंट पोल्यूटेंट न्यूज में रह रहा है तो उसका क्वेश्चन आने का चांस बहुत है। जनरली वो ऐसे पूछता है कि अगर जैसे फॉरेस्ट फायर हो गई, या फिर आपका कोल को जला रहे हो तो क्या निकलेगा, या फिर आपका पेट्रोलियम को जला रहे हो तो क्या पोल्यूटेंट्स निकलेंगे। एमिशन जो होती है ना किसी भी चीज को जलाने से या बर्न करने से, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन जला तो उसमें क्या एमिशन होगी, ये क्वेश्चन पिछले साल पूछ चुका है। पहले पूछा करता था कोल के बारे में कि कोल जलाने पे क्या निकलेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन जलाने पे वाटर वेपर निकलता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज इन वाटर बॉडीज रेयरली अमाउंट टू कार्सोजेनिसिटी टू ह्यूमन, ये गलत है। अभी अभी रिसर्च हुई है कि जो मैंगनीज है ना बिहार के अंदर जो वाटर बॉडीज है उसमें मैंगनीज है, और उसकी वजह से वहां पर कैंसर के पेशेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है। ट्राइक्लोरोइथाइलिन इज नॉन कार्सोजेनिक टू ह्यूमंस, नहीं, जो ट्राइक्लोरोइथाइलिन है ये कार्सोजेनिक है, ये आपका किडनी कैंसर कॉज करता है। ये मिलता किसमें, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। देखो पॉल्यूटेंट के सोर्स पूछता है कि पॉल्यूटेंट कहाँ से आ रहा है, तो आपका ट्राइक्लोरोइथाइलिन एक पॉल्यूटेंट है, ये आ रहा है आपका कहाँ से, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कहाँ का यूज होते हैं, स्ट्रेन रिमूवर में, डीग्रीसर में और ड्राई क्लीनिंग में, ठीक है। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज नोन टू रिड्यूस द कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल ठीक बात है।
जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ना, जो सिलिकॉन डस्ट होती है, मतलब कि जैसे जो आपके स्टायरोफॉर्म या फिर थर्माकोल की इंडस्ट्रीज होती है, वहां पे सिलिकॉन निकलता है उसमें से, या फिर आपकी कहीं माइनिंग ऑपरेशन हो रहा है कहीं पे, तो वहां से सिलिकॉन निकलता है। जो सिलिकॉन डस्ट होता है ना, ये ह्यूमन के जो है आपका ब्रीदिंग सिस्टम को इफेक्ट करता है। ये आपके लंग्स तक चले जाता है, आपकी एल्वेलाइज को डिस्ट्रॉय कर देता है, आपको फिर से लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है, सिलिकोसिस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, टीबी हो सकता है, ठीक है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और फर्दर जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो कॉग्निटिव एबिलिटी भी रिड्यूस कर देता है इंसान की। प्रोटीन कैन नॉट बी यूज टू डिटेक्ट बेंजीन पोल्यूशन इन वाटर एज इट इज वाटर सोल्यूबल। नहीं, देखो, प्रोटीन वाटर सोल्यूबल होते हैं और कई फैट सोल्यूबल होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि रिसेंटली अभी जो आईआईटी बॉम्बे है, उसने एक डिवाइस बनाया, एरो ट्रैक, जिसको बोलते हैं एरो ट्रैक। तो इसके अंदर क्या किया उन्होंने, एक प्रोटीन लिया है जो डिटेक्ट कर सकता है वाटर पोल्यूशन। इसमें हो क्या रहा है, अब देखो, इसमें प्रोटीन बेस्ड सेंसर है टू डिटेक्ट एरोमेटिक xenobiotic pollutant like phenol, benzene and xylenol, ठीक है। ये फिनॉल, बेंजील और xylenol को का अगर पोल्यूशन है वाटर के अंदर तो इसको डिटेक्ट कर सकता है। अब ये बनाया कैसे है, देखो, इसमें कुछ नहीं किया गया, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करी है। तो प्रोटीन का जो डी जो मतलब डीएनए के अंदर प्रोटीन होता है, उसको सिंथेसाइज किया। और अब होता क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के कांटेक्ट में आने से ना प्रोटीन की कलरेशन चेंज होती है, तो इसी का यूज किया है। अब इसमें हो क्या रहा है कि जैसे वो, अब ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रखा है, अब इसके अगर कांटेक्ट में फिनॉल आएगा तो वो कुछ और कलर देगा, तो वो जो कलर आता है उससे फिर एक एलईडी एक्चुएट होती है। वो एलईडी एक्चुएट होगी तो फिनॉल का कलर डिफरेंट देगी। फिर अगर बेंजीन कांटेक्ट में आ रहा है उस प्रोटीन के, तो वो एक नया कलर देगा, तो उस कलर की वजह से फिर एलईडी किसी और तरीके से एक्चुएट होगी तो वो कुछ और कलर देगी। फिर फिर अगर ज़ैनिलॉल है तो वो प्रोटीन से रिएक्ट करेगा तो वो कुछ और कलर प्रोड्यूस करेगा, और उससे एलईडी एक्चुएट होगी किसी और कलर की। तो इसमें क्या है, एरो ट्रैक में ना आपका प्रोटीन है और एलईडी लगी है, तो जब आप प्रोटीन को किसी भी कंपाउंड के उसमें लाते हो कांटेक्ट में, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वो देता है। तो उस कलरेशन की वजह से क्या हो रहा है कि एलईडी एक्चुएट हो रही है, डिफरेंट कलर पे एलईडी का कलर डिफरेंट टाइप का एक्चुएट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एलईडी जो होती है ना, उसमें केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल की वजह से कलर देती है एलईडी, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलरेशन आ रहे हैं, तो आप उसे बता, क्योंकि बेंजीन का अलग कलर आएगा, फिनॉल के लिए अलग और ज़ैलिनॉल के लिए अलग, तो ऐसे ये डिटेक्ट कर लेता है। तो आपको ये आ सकता है प्रोटीन की एप्लीकेशन में कि प्रोटीन कैन बी यूज टू डिटेक्ट वाटर पोल्यूशन, हाँ कर सकता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर में भी अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि आपका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसमें एग्री वोल्टिक फार्मिंग के बारे में बात की गई है, तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और आपकी पीवाईक्यू थीम है न्यू टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एग्रोवोल्टेक फार्मिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स यूजिंग न्यूट्रिएंट जनरेटेड थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, ये एग्रीवोल्टिक फार्मिंग है ना, तो इसमें एग्रीकल्चर आ रहा है और वोल्टिक आ रहा है, तो कोई भी ये सोच सकता है कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कुछ हो रहा है, पर ऐसा नहीं हो रहा है कुछ भी, ठीक है। तो यूपीएससी ऐसी स्टेटमेंट्स को बनाने की कोशिश करता है जो उस टर्म वर्ड से मिलते जुलते हों, आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये एग्री वोल्टिक फार्मिंग कुछ नहीं है, ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स अंडरनीथ सोलर पैनल, ठीक है। ये कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, कोई इलेक्ट्रिसिटी करके, कोई न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूस करके उसको फार्मिंग में यूज करने का कोई टेक्निक नहीं है। ये सिंपल एक टेक्निक है कि आपने सोलर पैनल लगा दिए ऊपर तो, और सोलर पैनल के नीचे जो लैंड खाली है उसमें आपने प्लांट उगा दिया, ठीक है। इट प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स अंडर आर्टिफिशियल लाइट, ये भी गलत है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन वाटर दैट इज पंप यूजिंग सोलर पावर पंप, ये भी गलत है। देखो, एग्रीवोल्टिक फार्मिंग क्या होती है, ग्रोइंग क्रॉप्स अंडरनीथ सोलर पैनल्स यूजिंग बोथ लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड पैनल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, आपने सोलर पैनल लगाया तो वो लैंड यूजलेस हो जाती है आपके लिए, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है कि सोलर पैनल के नीचे जो लैंड खाली है, क्योंकि पैनल तो ऊपर उठ के लगता है हवा में, ठीक है, स्टैंड के ऊपर, तो जो पैनल के नीचे जगह है वहां पे आप फार्मिंग कर रहे हो, ये है एग्रोवोल्टिक फार्मिंग, ठीक है। विद दिस वी आर डन विद दिस 10 क्वेश्चन। सो अब हम पार्ट 3 लेंगे। उस पार्ट 3 में हम क्या करेंगे कि जो पीवाईक्यू के अंदर एनिमल्स आ चुके हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। और एक ना क्या है, डेविड एटनबरा की सीरीज है आवर प्लैनेट 1 और प्लैनेट 2। इस इन सीरीज के अंदर जो एनिमल्स के डिस्कशन होते हैं और उन एनिमल्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स आते बताते हैं वो, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके यूपीएससी ने बहुत बारी क्वेश्चन बनाए हैं। तो मैं आपको क्या करूंगा, कल जो हम अब नेक्स्ट एक
वीडियो बनाएंगे पार्ट 3 इसका। उसमें हम कुछ स्पीसीज जो पहले से पूछी जा चुकी है उनको डिस्कस करेंगे, और जो उन दोनों वेब सीरीज जो आवर आवर प्लैनेट 1 और 2 में आपका पूछा गए वो एनिमल्स को डिस्कस किया गया है, उन एनिमल्स के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे, ताकि अगर वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कोई क्वेश्चन बनाए तो आपको आसानी से आ पाए। So we would, with this, we would like to conclude. Thank you. Have a nice day. I hope this initiative is helpful to you. If you think this is helpful, then please suggest it to your friends also, so that every one of you can be benefited and maximum selections happen, and only the informed candidates who know a lot about what is happening everywhere are selected. Okay. Thank you so much.